नमस्कार, मैं आशीष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कल जिस रैपिडेक्स ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, उसमें आज लोगों ने सफर किया। ट्रेन की पहली यात्री अधिवक्ता प्रेमलता बनी, जो विजयनगर में रहने वाली है। इसके साथ ही पहले दिन के यात्री बने लोगों ने युग करवट के साथ अपने अनुभव साझा किए। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये रैपिडेक्स स्टेशन के हैं। ये वही रैपिडेक्स ट्रेन है जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। आज सुबह 6 बजे से इसका परिचालन आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया था। इस ट्रेन को देखने, उसमें सफ़र करने के लिए गाजियाबाद के लोगों में बहुत उत्सुकता थी, इसीलिए लोग सुबह 5:30 बजे ही पहुंच गए। यहाँ सबसे पहला टिकट मिला विजयनगर में रहने वाली अधिवक्ता प्रेमलता को। रैपिडेक्स ट्रेन का पहला टिकट पाने के लिए प्रेमलता सुबह 5:30 बजे ही स्टेशन पहुंच गई थी। काउंटर खुलते ही उन्होंने ट्रेन के प्रीमियम वर्ग का टिकट लिया। उसके बाद वह ट्रेन की पहली यात्री बनी तो वहां मौजूद अधिकारियों ने फूल, उपहार और प्रमाण पत्र देकर प्रेमलता का स्वागत किया। प्रेमलता ने कहा कि देश की सबसे तेज ट्रेन की पहली यात्री बनने पर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। नमो भारत ट्रेन का मैंने फर्स्ट टिकट लिया है सबसे पहले आकर के यहाँ पे, और मैं पीएम मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी हमारे लिए क्या है, ये सारा नमो भारत का स्टाफ है हमारे साथ में। इन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है, बहुत अच्छे लोग हैं। ट्रेन के सफ़र को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रेन में सभी सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी हैं। ट्रेन की स्पीड भी ऐसी है कि चंद ही मिनटों में साहिबाबाद से दुहाई पहुंच गई और पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा देश के हर शहर में ट्रेन की यही कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पहले दिन के यात्रियों से युग करवट ने बातचीत की। यात्रियों ने अपने अनुभव युग करवट के साथ साझा किए। सुनते हैं यात्रियों की जुबानी। इंदिरापुरम से। कैसा लग रहा है आपको देश की सबसे तेज ट्रेन में बैठ के, क्या महसूस हो रहा है? इसीलिए तो पहला दिन है। आई वांट टू राइड ऑन द फर्स्ट डे। इट्स एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट्स प्रूव दैट वी आर मूविंग, आवर कंट्री इज मूविंग अहेड। बहुत अच्छा। ट्रेन की स्पीड में उसको कुछ फर्क नजर आया? नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, कोई डर नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लगा मुझे तो। प्लेन वाला ही मूवमेंट, मतलब वैसे ही मूवमेंट कर रहा था। मतलब स्पीड कैसी लगी आपको? स्पीड मुझे मतलब अच्छी लगी, जैसे ऐसे लग रहा है कि मतलब फ्लाइट से जैसे मतलब वही फीलिंग आई मुझे। हाँ, अन्य ट्रेनों के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। मतलब हाँ, और सुविधा इसमें अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा। ट्रेन कैसी थी और सफ़र कितना मज़ेदार था? ट्रेन अच्छी थी, डर भी लग रहा था। डर क्यों लगा? बहुत तेज चल रही थी। लेकिन सेफ तो रहे ना? स्पीड बहुत अच्छी थी। हम प्रीमियम क्लास के अलग मज़े थे और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। ट्रेन भी बहुत साफ़ सुथरी थी और मज़ा बहुत आया। नए नए फीचर्स देखने को मिले जो ऐसे नॉर्मल ट्रेन में मिलती नहीं है, ना मेट्रो तक में मिलती हैं। तो नए नए फीचर्स देखने को मिले। बहुत बढ़िया। एक आधुनिक ट्रेन है और ये देशवासियों के भले के लिए और ख़ासकर जो लोकल्स के लिए उन्हें आने जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। बहुत बढ़िया पहल है सरकार की। ये कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या शॉर्ट रन के लिए बेस्ट है। शॉर्ट रन के लिए बेस्ट है। मतलब जो वर्किंग है उधर के फटाफट जाना है, ट्रैफिक बचता है, टाइम बचता है, सबसे बड़ी बात है। इट्स रियली गुड। अभी पहला टाइम है और अभी चा के अंदर एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा रहेगा। अभी तो स्टेशन पे आए हैं, उसका पता चलेगा अंदर क्या क्या खास बात है। कुछ ना कुछ तो होगा। सहारनपुर में रहने वाले व्यापारी प्रशांत शर्मा को राजनगर एक्सटेंशन में बंधक बना दिया गया। उससे यहाँ 3.25 करोड़ रुपए लूट लिए गए। पीड़ित ने इस बारे में पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2.25 करोड़ रुपए की रकम बरामद भी हुई है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। क्या है पूरा मामला? कि दिनांक 14/15 की देर रात्रि को भी हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि एक वादी जिनका नाम शशांक शर्मा है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको उनके स्कूल में ही परिचित मित्र किशान त्यागी ने राजनगर एक्सटेंशन में ज्योति विलास नाम के एक टावर में एक फ्लैट में उनको बुलाया
और वहाँ पर जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसके बाद वहाँ पे उनको 5 और अन्य व्यक्ति वहाँ पे मिले। उनको एक कमरे में बंधक बना दिया गया और पिस्टल के दम पर गन पॉइंट पे उनसे 6 करोड़ रुपए की रंगदारी डिमांड करी और वहीं पर उनसे फ़ोन करवा के उनके व्यापारी मित्रों से लगभग 3.25 करोड़ रुपए दिल्ली में कैश डिलीवर करवाया गया और साथ ही साथ बाकियों का एक पेपर पे कमिटमेंट ले लिया गया कि वो 25-25 लाख रुपए के पीडीसी चेक आगे उनको देते रहेंगे। इसमें हमारी टीम को जो कि एसीपी रवि सिंह और हमारे एसओजी प्रभारी लगातार हैं उन्होंने लीड करा। इसमें उनको सफलता मिली। इसमें लगभग 3.25 करोड़ रुपए की हमने रिकवरी कर ली है। साथ ही साथ इसमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा और इसमें जो ईशान त्यागी नाम के एक जो मुख्य अभियुक्त है वो इस समय एक NBW उनका पुराना था, उसमें वो देहरादून में जेल में है। ABES कॉलेज में छात्र ने कार्यक्रम के दौरान श्रीराम बोला था। इस पर वहां मौजूद शिक्षिका नाराज हो गई और छात्र को मंच से उतार दिया। इस पूरे मामले की वीडियो कल ही वायरल हो गई थी। तमाम संगठनों ने नाराजगी जताई थी। मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। आज सुबह इस मामले में हिंदू संगठनों ने कॉलेज का गेट बंद करके ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन ने शिक्षिका ममता गौतम और श्वेता शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। जय श्री राम भाई। गाजियाबाद के ABES कॉलेज में कल शाम ही हंगामा मच गया। दरअसल कॉलेज में एक समारोह था। समारोह में अपनी प्रस्तुति देने के दौरान एक छात्र ने मंच पर जाकर जय श्री राम बोल दिया। इससे वहां मौजूद शिक्षिका नाराज हो गई। नाराज शिक्षिका ने छात्र को डपटते हुए मंच से उतार दिया। इस घटना की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई और मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। कॉलेज प्रबंधन ने घटना की जांच के लिए कमेटी बना दी। आज सुबह इस मामले को लेकर फिर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के लोग ABES कॉलेज के गेट पर पहुंच गए। विरोध में उन्होंने कॉलेज का गेट बंद कर दिया, जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस मामले में कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसर ममता गौतम और श्वेता शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कॉलेज की तरफ से जो तहरीर दी जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के RDC में एक बैंक में आग लग गई। ये बैंक C18 परम प्लाजा में स्थित है। अग्निशमन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में RDC व्यवसायिक क्षेत्र है। यहाँ तमाम बड़ी बिल्डिंगें हैं, तमाम बैंकों के ऑफिस हैं। आज प्लॉट संख्या C18 पर बनी परम प्लाजा इमारत में स्थित एक्सीटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बैंक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर कविनगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गईं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया। CFO राहुल पाल ने बताया कि फायर ब्रिगेड की तत्परता के चलते कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है और राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली NCR के कई शहरों में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। दोनों ने कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये रास्ता चुना। दोनों के कब्जे से बने अधबने कई हथियार बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो है 2 अंतर्राज्यीय असलाह तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 5 अदद तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्त पवन ने बताया कि वह बागपत जिले का रहने वाला है। उसकी दोस्ती जानी यादव से हुई थी। ये दोनों मिलके पिस्टल की सप्लाई विभिन्न जगहों पर करते हैं। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इनके अलावा ये लोग योगेश यादव एक है इस ग्रुप में, वो भी पकड़ा गया है। उसने बताया कि इनके माध्यम से ये लोग जो है असलहे की खपत करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अभियुक्त पवन के विरुद्ध कुल 4 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त योगेश के विरुद्ध कुल 2 अभियोग पंजीकृत हैं। पूछताछ में ये बताया कि ये कहाँ से सप्लाई करते हैं और आगे किसको ये असलाह बेचते हैं, इसके संबंध में हम लोगों ने टीमें गठित कर दी हैं और उसमें जो भी आगे हमारी प्रोग्रेस होगी उसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों पोस्टमार्टम।
इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर की है, लेकिन उसी दिन चंद्र ग्रहण की। यह इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। रात 1:05 से ग्रहण की शुरुआत होगी। चंद्र ग्रहण का सूतककाल 2 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। ग्रहण का मध्यकाल 1:44 पर होगा। 2:23 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरे जनमानस पर पड़ता है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोगों को छोड़कर ग्रहण सभी के लिए प्रभावी माना जाएगा। ग्रहण का सूतक तो सभी के लिए प्रभावी होगा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए एक हमारे यहाँ परंपरा है, गांव में शरद पूर्णिमा के दिन स्त्रियां घर में खीर बनाती हैं और उसको खुले आसमान में रख देती हैं। सुबह उसका प्रसाद बांटा जाता है। तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इसी परंपरा को आप बरकरार रखें। पूजन और खीर ग्रहण समाप्त होने के बाद बांटें। उसमें तुलसी दल भी यदि भोजन में डाल दिया जाए तो वो भी अमृत हो जाता है, कोई ग्रहण का दोष नहीं लगता है। ग्रहण में ये बताया जा रहा है कि रात आप करीब 8 बजे के आसपास खुले आसमान में खीर रख दें और ग्रहण लगने से पहले हटा लें, तो ये आपको एक अमृत की भांति महसूस होगा, लाभ देगा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो कुछ हुआ है, क्या अब उसमें प्रतिशोध की भावना नहीं, और क्या इस प्रतिशोध की भावना का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये प्रश्न पिछले 2 दिन से प्रदेश और देश की राजनीति में तैर है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के लिए कांग्रेस के साथ समझौते की मेज पर बैठेंगे तो उसी जनाधार को फॉर्मूला बनाएंगे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनके लिए बनाया। अखिलेश को लगता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनकी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सांसद वाली कांग्रेस की मुश्किल बढ़ेंगी, ये निश्चित है। अखिलेश ने कहा है कि जैसा उन्होंने मतलब कांग्रेस ने हमारे साथ किया है वैसा ही हम भी उनके साथ करेंगे। इससे स्पष्ट है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश विपक्षी गठबंधन इंडिया बिखराव की ओर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गठबंधन यूपी में कारगर होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का मामला सबके सामने है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा के सांसद ने उन पर सवाल लेकर संसद में सवाल पूछने का जवाब। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों चर्चा में। हम सभी जानते हैं कि भाजपा के एक सांसद ने उन पर आरोप लगाया है कि वो संसद में सवाल पूछने के पैसे लेती हैं। संसद की आचार समिति को ये आरोप भेज दिए गए हैं, इनकी जांच शुरू हो गई है और हो सकता है कि महुआ मोइत्रा को इस मामले में परेशानी का सामना करना। लेकिन वो एक और परेशानी में हैं। उन्हीं के एक दोस्त ने उन पर अपना कुत्ता चोरी करने का आरोप लगा दिया है। अब सोचिए कि अगर सांसद कुत्ता चोरी करें तो समाज को क्या संदेश दें? दरअसल उनके दोस्त और जो वकील भी हैं अनंत देवराई ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने उनके कुत्ते का अपहरण कर लिया। इस मामले के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस से खुद को अलग कर लिया। दरअसल ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और जे अनंत देवराई महुआ के वकील थे। उनका कहना ये है कि महुआ ने मेरे कुत्ते जिसका नाम हेनरी है उसका अपहरण कर लिया और कथित अपमानजनक सामग्री को प्रसारित करने से रोकने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी, याचिका डाली थी इस संबंध में। जयंत अनंत दुरैया अदालत को सूचित किया कि शंकर नारायण ने टीएमसी नेता के खिलाफ सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत वापस लेने के लिए उनसे संपर्क किया।
उन्होंने कहा कि मोइत्रा से 13 बार के सदस्य हैं, ये उन्होंने कहा, और पहले एक मामले में उनकी शिकायत की है, इसलिए उन्हें बात करने दें, जिस पर मोइत्रा सहमत हुई थी। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें कुत्ता चोरी करने का, कुत्ते के अपहरण करने का और कुत्ते को वापस करने के बदले अपने दोस्त और वकील पर दबाव बनाने का एक आरोप अब महुआ पर लग रहा है। हमारे देश में, हमारे समाज में अपराध की अनेक वारदातें होती हैं। कई वारदात ऐसी होती हैं जिन्हें वर्षों तक याद रखा जाता है। आज से हम एक नया फिल्म शुरू कर रहे हैं। सप्ताह में एक दिन हम देश, प्रदेश या गाजियाबाद में हुए एक बड़े अपराध जिसने समाज को झकझोर दिया हो, ऐसे अपराधों पर हम प्रोग्राम आपको पेश करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अपराधी की इन घटनाओं को हम जो आपको सुनाएंगे, बताएंगे, उसके पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना। ऐसी वारदातों को देखकर, सुनकर हम भविष्य में ऐसी वारदातों में ना फंस जाए, हमारे साथ ना हो जाए, उसके बचाव के तरीके भी इन घटनाओं को देखकर ही आप सीख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपराधी ये कहता है कि उसने फिल्म देख के या सीरियल देख के या वेब सीरीज देख के अपराध करने का तरीका खोजा, उसी तरह अपराध करने के तरीके को सुनकर आप अपने बचाव की तैयारी कर सकते हैं। पहला मामला वाराणसी का है। 3 बीघा जमीन के लालच में एक चाचा ने अपने 2.5 साल के भतीजे की हत्या कर दी। उसे कुएं में फेंक दिया और जब तक मर नहीं गया बच्चा 2.5 साल का, तब तक वो चाचा वहीं खड़ा रहा। दरअसल सरकारी वाहन चालक के पद से सेवानिवृत्त हुए किशोरी लाल फूलपुर थाने के पिंडारा रायतारा गांव में दलित बसते रहते थे। किशोरी लाल के साथ उनके दिवंगत बड़े बेटे भैया लाल की पत्नी निशा, 2.5 वर्ष का पोता कृष्ण, छोटा बेटा बाबूलाल, उसकी पत्नी और बेटी है। किशोरी लाल का कहना है कि उनका पोता कृष्ण कुमार उन्हीं के पास सोया हुआ था। सुबह वे शौचालय गए थे, लौट कर आए तो कृष्ण कुमार बिस्तर पर नहीं था। काफी खोजबीन की, कृष्ण का पता नहीं चला, तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया कि पिता की संपत्ति को लेकर बाबूलाल के मन में लालच था। वो उनसे अक्सर विवाद भी करता था। उसने अपने पिता से जमीन के बंटवारे की बात की, इस बात पर झगड़ा किया। उसे डर था कि पिता सारी संपत्ति भतीजे कृष्ण कुमार को दे देंगे, जिसकी उम्र मात्र 2.5 साल। इसी वजह से उसका अपने भतीजे के प्रति व्यवहार बदल गया। मामले में जब जांच चल रही थी तो बाबूलाल भी जांच के दायरे में आया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी वारदात परत दर परत खोल दी। उसने सारी बात बता दी। उसने बताया कि जब उसने योजना बनाई तो पहले उसने कृष्ण कुमार को बिस्तर से उठाया, 800 मीटर घर से दूर गया, वहां पे पुराना कुआं था, उसने उसको फेंक दिया और तब तक कुएं के किनारे खड़ा रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि बच्चा मर गया। ये लालच की पराकाष्ठा है। एक 2.5 वर्ष के मासूम की हत्या कर कौन सी जमीन बाबूलाल करेगा। अगली घटना दिल्ली की। दिल्ली के तिलकनगर इलाके में एक महिला की हत्या करके शव फेंक दिया गया। इस मामले में गुरप्रीत नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। जिस कार में गुरप्रीत सवार था उसी कार से तिलकनगर इलाके में महिला के शव को फेंका गया था। शव जो महिला का था उसके हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए थे और ये लग गया था कि ये महिला स्वदेशी नहीं विदेशी। फॉरेंसिक टीम, डीयू अस्पताल के डॉक्टर आदि को मौके पर बुला लिया गया था। शव की हालत ऐसी थी कि कुछ कह नहीं सकता था कि हत्या क्यों की गई, कैसे की गई है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध कार मिली जिसका नंबर पुलिस ने निकाला और उसकी मालिक तक पहुंचे। पता चला कि सेकंड हैंड कार डीलर से 1 महीने पहले कैश में खरीदी गई थी। खरीदार का पता करने की कोशिश हुई। एक अन्य महिला का आधार लगाकर एक कार खरीदी गई थी। मतलब एक कार खरीदने में जो कागज इस्तेमाल हुए वो फर्जी थे।
लेकिन पुलिस को तब तक ये पता चल गया था ये कार गुरप्रीत के पास है और पुलिस ने गुरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। गुरप्रीत ने पूछताछ में बताया कि वो रेगुलर नौकरी नहीं करता है, कभी कभी प्रॉफिट बिलिंग कर लेता है, अपना खर्च दोस्तों से उधार लेकर करता है। पुलिस ने यह भी पूछा कि कितनी बार स्टूडेंट गया, यह भी जांच का विषय है। गुरप्रीत के पास 2 कार थी, एक कार का इस्तेमाल उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए किया था, दूसरी कार को खुद इस्तेमाल करा था, पहली वाली कार उसने खड़ी थी। जो महिला मरी है वो स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। गुरप्रीत से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। गुरप्रीत ने हाथ पैर बांध कर उसका कत्ल किया था। गुरप्रीत के पास से पुलिस को 2 करोड़ रुपए भी मिले हैं। ये माना जा रहा है कि ये पैसे महिला के थे और महिला के साथ लूट करने के लिए ही गुरप्रीत ने विदेशी महिला की हत्या की। अगली घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये 2007 की पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रहने वाली आकांक्षा और श्वेता जो बहुत खूबसूरत थी और काफी मिलनसार थी। सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात उदयन नाम के लड़के से हो गई। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई। सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता मुलाकात के बाद लंबी बातों में बदला और फिर दोनों एक साथ रहने लगे। अपने परिजनों से श्वेता ने कहा कि उसकी नौकरी लग गई है और वो उदयन के साथ भोपाल आ गई। यहाँ वो साकेत नगर में रहते थे। लड़की ने अपने परिजनों को बता रखा था कि उसकी नौकरी अमेरिका में लगी है। परिवार वाले खुश थे कि बेटी कोई बड़ा मुकाम हासिल करेगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। एक दिन अचानक से आकांक्षा के परिवार वालों से बात बंद हो गई। घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उसका नंबर पुलिस ने ट्रेस किया, लोकेशन भोपाल निकली। परिवार को शक हुआ, पुलिस को शिकायत दी गई, पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच शुरू हुई। भोपाल पुलिस से इस मामले में सहयोग लिया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि उद्यम ने तो आकांक्षा की हत्या कर दी है। उसकी लाश को उसने अपने एक बेडरूम में दबा रखा है, उसके ऊपर फर्श भी कर दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लाश के अवशेष बरामद किए। पुलिस तब चौंकी जब यह पता चला कि इससे पहले 2010 में वो अपने माता पिता की भी हत्या कर चुका है और उनको उसने घर के गार्डन में दबा दिया। पुलिस आकांक्षा के हत्यारे ढूंढ रही थी, लेकिन जो हत्यारा मिला वो 3 हत्याएं कर चुका था। 2 तो उसने अपने माँ और पिता मार दिया था। 7 साल तक वो अपनी माँ के नाम से पेंशन भी लेता था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल के पीछे। अपराध की कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि आप देख लें कि किस तरह के समाज में अपराध होते हैं और इनसे किस तरह बचा जाता है, सचेत रहा जा सकता है, सतर्क रहा जा सकता है और अगर घटना कहीं होने वाली है तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दी जा सकती है। आज के लिए बस इतना है। गाजियाबाद और इसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को देखिए यू कवर। विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए यू कवर समाचार। यू कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का शेयर कीजिए। आज का ये बुलेटिन कैसा लगा, अपराध की कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।